अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल हसन्स एडवेंचर्स एंड स्किल्स पर एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। लास्ट समर में मैं वाटरटर्न गया था और उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। इख्तिताम पज़ीर हो रही है इस वक्त। ये टेंट को डाउन करने लगे हैं और अब वापसी घर की तरफ शुरू होगी। रास्ते में और भी व्यूज़ कैप्चर करेंगे। टेंट को हमने उतारना शुरू कर दिया है, ऊपर से टेंट की फ्लाई उतार दी है और बस अब बाकी टेंट की रॉड्स खोलते हैं और इसको अब डाउन करते हैं। वाटरटर्न नेशनल पार्क जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता कूटनी नेशनल पार्क के थ्रू जाता है जो वीडियो में आपने देखा होगा, और दूसरा रास्ता वाया कैलगरी आ रहा है जो कि कैलगरी, बैंफ, रेवलस्टोक और वहाँ से वापस मेरे अपने शहर किलोना आता है। ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है लेकिन यहाँ पे तकरीबन 5 नेशनल पार्क्स इस रास्ते में आते हैं। तो आज मैं आपको उनके बारे में, उन नेशनल पार्क्स के बारे में उनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप इन नेशनल पार्क्स को भी अपनी बकेट लिस्ट में रख सकें। वाटरटर्न नेशनल पार्क से वापसी पे आते हुए मैंने कैलगरी का रास्ता लिया। कैलगरी के रास्ते में सबसे पहले तो अल्बर्टा की ग्रैंड प्रेरीज आती हैं, प्लेन लैंड्स हैं, बहुत ही डिफरेंट व्यू है। और ये वो जगह है जो कि कनाडा की तकरीबन 80% एग्रीकल्चर नीड पूरी करता है। और यहाँ पे सर्दियाँ भी बड़ी शदीद होती हैं। गर्मियों में कभी कभी विंड और टॉर्नेडोज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पे विंड मिल फार्म्स लगे हुए हैं ताकि वो जो विंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए और कनाडा उससे अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरियात पूरी करता है। सामने कैलगरी शहर नज़र आ रहा है। मैं कैलगरी शहर को बाईपास करने लगा हूँ और इस वक्त मैं कैलगरी के साउथ ईस्ट एरिया से गुजर रहा हूँ। कैलगरी 4 जोन में डिवाइडेड है और नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, इस तरह 2 और जोन है। तो अभी मैं साउथ ईस्ट के एरिया से गुजर रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि मैं यहीं से बाहर बाईपास करके बैंफ की तरफ निकल जाऊँ। कैलगरी से जिस वक्त निकलते हैं तो आगे दोबारा पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है और ये पहाड़ी सिलसिला रॉकीज़ का है। सबसे पहले कैलगरी से निकलते जो नेशनल पार्क आता है वो बैंफ नेशनल पार्क है और वहाँ पे मशहूर ज़माना बैंफ सिटी है। बैंफ सिटी बहुत ही खूबसूरत एक टूरिस्टी छोटा सा टाउन है। ये शहर कैनेडियन पैसिफिक रेलवे की वजह से डेवलप किया गया था, लेकिन उसके बाद ये स्कीइंग, हाइकिंग और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही मशहूर शहर है। इस शहर का नाम 1884 में जॉर्ज स्टीफन, जो कि प्रेसिडेंट था कैनेडियन पैसिफिक रेलवे का, उसका शहर था स्कॉटलैंड में बैंफ, और उसी शहर की वजह से इस जगह का नाम भी बैंफ रखा गया। बैंफ सिटी के अंदर से बो रिवर गुजरता है और बो फॉल्स, ये 2 ऐसी अट्रैक्शंस है जो बैंफ सिटी के अंदर अगर आप एक मुख्तसर टाइम पे गए तो फिर भी ये मिस करने वाली नहीं है। बो रिवर और बो फॉल्स का बहुत ही खूबसूरत व्यू है।
इस शहर से तकरीबन 65 किलोमीटर के फासले पर इंतहाई मशहूर वेस्टर्न कनाडा की लेक लुइस है। लेक लुइस बहुत ज़्यादा टूरिस्टी अट्रैक्शन है, बहुत ही खूबसूरत लेक है। तकरीबन 1-1.5 घंटे की हाइक है जो कि ऊपर ग्लेशियर तक लेके जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे कैनोइंग, कयाकिंग और डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स भी हो रही होती हैं। सर्दियों में लेक लुइस बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती है और आइसिंग रिंक बना होता है, लोग इसके ऊपर स्केटिंग कर रहे होते हैं। लेक लुइस से हाईवे 1 रेवलस्टोक की तरफ जा रही है और रेवलस्टोक भी एक नेशनल पार्क है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्कीइंग होती है, गर्मियों में हाइकिंग, बाइकिंग और कैंपिंग, बहुत ज़्यादा कैंपिंग स्पॉट हैं। लेकिन अगर हाईवे 93 लिया जाए तो आगे जैस्पर नेशनल पार्क है। और जैस्पर नेशनल पार्क की खूबसूरती के बारे में मैं क्या कहूँ। जैसे ही आप हाईवे 93 लेते हैं तो हर तरफ लेक्स ही लेक्स, बुलंदोबाला, रॉकीज पहाड़, ग्लेशियर्स, वाटरफॉल्स, कैनियंस, रिवर्स, इतनी जगह हैं टूरिज़म करने की कि आप जिस जगह पे भी जाएं आप उस जगह को एंजॉय करेंगे। मैं इसमें कुछ जगह हैं जो बहुत हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर आप इस जगह पे जा रहे हैं तो एथाबास्का फॉल्स को विज़िट करना ना भूलिएगा। एथाबास्का कैनियन है, फॉल्स कैनियन है। उसके साथ साथ जैस्पर लेक है और जैस्पर लेक पे बहुत ज़्यादा ड्यून्स हैं, वो ड्यून्स वर्थ सीन है विज़िट करने के लिए। इसके साथ साथ उधर मिलेगनी लेक है और मिलेगनी लेक के जहाँ पे रिवर आ रहा है और आगे लेक की तरफ पानी जा रहा है तो रास्ते में मिलेगनी कैनियंस है। तो पानी पहाड़ों के दरमियान से काटता हुआ और बहुत सी वाटरफॉल्स बनाता हुआ गिर रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये वर्थ सीन है, देखने वाली जगह है। थोड़ा सा जिक्र यूहो नेशनल पार्क का भी हो जाए। यूहो नेशनल पार्क भी इसी रास्ते में आता है और ये ब्रिटिश कोलंबिया में है। जिस तरह लेक लुइस बैंफ नेशनल पार्क का लैंडमार्क है, इसी तरह एमरल्ड लेक यूहो नेशनल पार्क का लैंडमार्क है। एमरल्ड लेक भी बड़ी ही खूबसूरत है। इसका पानी का कलर इतना खूबसूरत ग्रीनिश ब्लू कलर है और उसके अंदर कयाकिंग करें, वाटर स्पोर्ट्स हो रही होती हैं गर्मियों के अंदर, और सर्दियों में तो यकीनी तौर पे ये जगह स्कीइंग के लिए फेमस है। इसके साथ साथ यूहो नेशनल पार्क में नेचुरल वाटर गेट एक जगह है। ये भी कैनियंस है। यहाँ पे पानी ने नेचुरली, रिवर के पानी ने रॉक्स को काट कर एक नेचुरल ब्रिज बनाया हुआ है। ऊपर से ब्रिज आप उसको क्रॉस कर सकते हो, नीचे से पानी गुजर रहा है। ये नेचुरल ब्रिज भी एक बहुत बड़ी टूरिस्टी अट्रैक्शन है। यहाँ पे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वेस्टर्न कनाडा के साइट पर आ रहे हैं और ये आपके प्लान में है तो इस जगह को भी ज़रूर विज़िट करें। ये एक मुख्तसर सा तारुफ था कुछ नेशनल पार्क्स का जो कि हाईवे 1 और हाईवे 93 पे आते हैं। जब आप कैलगरी से ब्रिटिश कोलंबिया में एंटर हो रहे हैं तो या तो आप हाईवे 1 लेके रेवलस्टोक नेशनल पार्क के रास्ते से ब्रिटिश कोलंबिया में एंटर हो जाएंगे, या आप हाईवे 93 लेके जैस्पर और जैस्पर से ऊपर माउंट रॉबसन प्रोविंशियल पार्क से ब्रिटिश कोलंबिया में एंटर होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके काम आएगी अगर आप इस जगह पे आने का प्लान कर रहे हैं। मेरा प्लान है कि मैं इन जगहों को दोबारा विज़िट करूं और उनकी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, वो भी आपके साथ शेयर करूं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी इसी तरह की टूरिस्टी वीडियो में या वुड वर्किंग वीडियो के अंदर।